मर्द होने के बावजूद भी आपकी छाती का साइज़, ब्रेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा है और इसकी वजह से आप मुसलसल ज़हनी तनाव और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। आप लोगों से मिलना-जुलना इसकी वजह से आपने कम किया हुआ है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों से कम है। और अगर आप कोई पेरेंट्स हैं तो क्या आपका कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा के अंदर बचपन में ही छाती की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है और वजह से वो स्कूल में दूसरे लोगों से मिलना-जुलना उसने छोड़ा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम गैनिकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये गैनिकोमेस्टिया क्या होता है? गैनिकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये मर्दों के अंदर छाती का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली ये इतना नहीं होता, लेकिन किसी वजह से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, चाइल्डहुड ओबेसिटी या कोई मेडिसन जैसे ब्लड प्रेशर्स की हैं या कोई और दवाई खाने से या कोई कुछ डिजीज़ेज़ हैं, उसकी वजह से जो चेस्ट की डेवलपमेंट है वो गैर फितरी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको हम गैनिकोमेस्टिया कहते हैं। अब इसकी जब एक बार डेवलप हो जाती है तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है। ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता, तो इसके लिए हम इस पर बात करेंगे आज। गैनिकोमेस्टिया कितनी किस्म का होता है? इसमें हम पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हम क्लिनिकली जज करते हैं कि ये कितना उसकी सेवेरिटी है। इसकी बेस पे उसको हम 3 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड है उसके अंदर माइल्ड इन्लार्जमेंट या थोड़ा गदूद बढ़ जाता है या थोड़ी चर्बी आ जाती है। जो सेकंड है उसमें गदूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फैट भी होती है। अगर स्किन की लैक्सिटी है, स्किन भी बहुत ज़्यादा है, स्किन लटक रही है, तो उसको हम ग्रेड 3 कहते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू इसके ग्रेड की है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। इन तीनों की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले वो ये है कि जो लोग ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम करते हैं और जिम के बाद जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट की जो इन्लार्जमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो नॉर्मल नहीं होती। सेकेंडली, हकीम की मेडिसिन यूज़ करना, उसमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके बाद कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर की या किसी एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म अगर कोई लेते हैं तो उनके अंदर भी गैनिकोमेस्टिया की डेवलपमेंट की चांसेस हैं। इसके अलावा जिगर और गुर्दे की कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी ये ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट हो जाती हैं। और लास्ट में इडियोपैथिक कॉज है। इडियोपैथिक मीन्स के सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशंस के बाद हमें कोई रीज़न नहीं मिलती कि इसकी वजह से हुआ है, तो उसको हम इडियोपैथिक कॉज कहते हैं। क्या इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स और पेशेंट का सवाल पहले यही होता है कि डॉक्टर साहब ये दवाइयों से मसला हल होगा, ये नहीं होगा। उसकी कॉज होती है, बेसिकली उसको रूल आउट करते हैं कि किस वजह से हो रहा है। अगर हमें कॉज मिल जाती है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। मीन्स कि जो मेडिसिन है वो मेडिसिन स्टॉप कर दी, कोई जिम की मेडिसिन ले रहा है या स्टेरॉइड ले रहा है उसको स्टॉप कर लिया। 1 साल हम वेट करते हैं, 1 साल में अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम उसकी जो है ना सर्जिकल प्लान करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इसकी सर्जरी किस एज में करनी चाहिए? तो बच्चों में नॉर्मली ये देखा जाता है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या कोई मेडिसिन ले रहे हैं स्टेरॉइड इंटेक की वजह से उनके अंदर अर्ली ये डेवलपमेंट हो जाती है। तो उसमें ये चीज़ बच्चे के लिए भी एक सोशल एम्बैरेसमेंट की कॉज बनती है, क्योंकि आगे उसकी स्कूल एज होती है, उसके स्कूल में जाना है तो उससे बड़ा फील होता है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चे की ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है गैनिकोमेस्टिया का। तो इसकी बेस्ट एज क्या है ट्रीटमेंट करने की? वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उसकी मेडिसिन या जो कॉज रूल आउट करने के पास बच्चे जो है ना या वो स्टेटिक हो जाता है या वो कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम वेट करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट होती है, हम आफ्टर डिले ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसकी हम सर्जरी करें। अब जब थारोली और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया है कि इसकी सर्जरी ही करनी है, तो हमारी पेरेंट्स के साथ या उस पेशेंट के साथ एक कंसल्टेशन होती है।
हम उसको सारा गाइड करते हैं कि इसको किस किस्म की सर्जरी चाहिए, या ग्लैंड निकालना है या स्किन भी निकालनी है या लाइपोसक्शन। तो कंसेंट के बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट के बाद नॉर्मली ये जो प्रोसीजर है वो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं हम लोग, क्योंकि पेशेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, पेन वगैरह, लेकिन ये सुन करके भी किया जा सकता है, वो प्रेफरेंस भी होती है पेशेंट्स की अपनी। तो सर्जरीज के बाद जो है ना, फिर लाइपोसक्शन के जरिए हम फैट निकालते हैं और ग्लैंड्स को हम सर्जिकल एक्सरसाइज कर देते हैं। अब जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद स्किन क्रीज के अंदर हम 1 या 2 स्टिच लगाते हैं, जो कि नज़र भी नहीं आते बाद में, तो और उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देते हैं हम। अब पोस्ट ऑफ केयर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पोस्ट ऑफ केयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2 से 3 दिन उन्हें कंप्लीट रेस्ट करना है, और नेक्स्ट वीक के लिए जो अपर बॉडी है वो नहीं इस्तेमाल करनी, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी उन्होंने, और 3-4 वीक्स के बाद वो अपनी जो है ना नॉर्मल बात रीस्टार्ट कर सकते हैं, उस वक्त तक केयर करनी है। और ऑलमोस्ट 5 to 6 वीक्स के बाद उन्होंने अगर कोई जिम वगैरह स्टार्ट करनी है तो उस वक्त वो कर सकते हैं। ये चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है करना चाहिए वो ये है कि अब सर्जरी के फ़ौरन बाद हम कुछ अर्से सर्जरी के बाद बाइंडर का इस्तेमाल जो होता है, तो वो बाइंडर्स हम लगा देते हैं। वो बाइंडर या चेस्ट कंप्रेशंस कहते हैं, वो 6 वीक के लिए आपने लाजमी यूज़ करना होता है। उसकी वजह से जो स्किन की रिलैक्स होती है, स्किन टाइट हो जाती है और एक अच्छी अपीयरेंस आती है। अब हम फाइनली बात करते हैं कास्ट की। पाकिस्तान के अंदर इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम आपका लाइपोसक्शन से सॉल्व हो सकता है, किस तरह का हम एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल और लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और क्या लाइपोसक्शन के साथ ग्लैंड भी एक्सरसाइज करना है। तो नॉर्मली जो इसकी कॉस्ट है वो तकरीबन 80,000 से स्टार्ट होती है और 150,000 तक है पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू वेरी मच।